बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आपके सामने बड़ी खुश खड़ी हूँ। तो जनाब, आज आपको भी खुश करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आए। और आपने देखा ही होगा मेरे सेट पर, जैसे हम स्टार्टिंग में आए हैं तो हम आज किचन का सेट भी अपने सेट पर ही ले आए हैं। तो आज हम खाने पीने का भी जो है सिलसिला, उस पर भी बात करेंगे और खूब खाने पीने के जो दौर चलेंगे हमारे आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में। साथ ही साथ मौसम पर भी बात होगी और अच्छी बात भी आपसे करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ स्किन के क्योंकि मसाइल बढ़ रहे हैं, मौसम चेंज हो गया, ठंड आ गई है, उस पर भी बात करेंगे और आपसे और भी काफ़ी मज़े की बातें करेंगे। लेकिन कुछ हमने आपके लिए सरप्राइजेस भी रखे हैं इस अपने आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले, क्योंकि ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं आजकल, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं, बाहर जाते हैं, ग्रॉसरी लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो आजकल जो सब्ज़ी हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं। ख़ास तौर पे जो टमाटर मियाँ है जनाब, टमाटर ने तो ट्रिपल सेंचुरी कर लिया। 300 रुपये किलो का टमाटर हो गया। और ख़वातीन जो हैं, टमाटर क्योंकि हर हंडिया में जो है वो डलता ही है, जो भी खाना बनाना है उसमें टमाटर जो है वो लाजमी हम डालते हैं। तो टमाटर के बजाय हम, क्योंकि इतना महंगा हो गया है, तो उसकी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम अच्छी बात आपसे करते हैं, तो आज की अच्छी बात आपसे शेयर करेंगे। और आज की जो हमारे, क्योंकि माशरे में हमारे बहुत से मसाइल हैं, तो जो माशरती मसाइल में सबसे ज़्यादा जो है वो है शोबाजी, रियाकारी और फजूल खर्ची। फजूल खर्ची क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो गई है और हम देखें तो हम खुद भी इतनी फजूल खर्ची करते हैं कि हम लोगों को खुद भी आइडिया नहीं होता कि हम ये फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तभी आप अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, रियाकारी से, और आप क्योंकि देखिए अपने से नीचे वालों को देखिए कि वो कम वसाइल में आपसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो क्यों ना आप भी उन्हीं कम वसाइल में अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं और अपनी जो बचत हो सकती है वो कर लें। क्योंकि यही बचत जो है वो आपके अगले जब मुश्किल दौर आएगा तो उसमें आपके काम आएगी। तो जनाब, ये तो थी अच्छी बात। और आज से अहद कर लें कि आपने फजूल खर्ची नहीं करनी है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन देख रही हैं ना, क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है, सेल लगती हैं, तो फ़ौरन विंडो शॉपिंग के लिए हम चले जाते हैं। तो इस तरह की फजूल खर्ची से बचें और ज़रा ये अहद कर लें। तो चलें अब मौसम की बात कर लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा। क्योंकि जब मैं आ रही थी तब तो मुझे बड़ा मज़ा आता और ठंड थी, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो लाहौर के बाद इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में जो मौसम है वो तो क्योंकि लाहौर से ज़्यादा ही अच्छा होगा, ग्रीनरी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम दर्जा हरारत 15 है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो शहर इक़्तिदार के बाद शहर कायद की बात कर लें। जी हाँ, कराची का मौसम कैसा रहेगा, तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 19 है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब बात हो जाए फूलों के शहर पेशावर की, तो पेशावर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कोयटा की भी बात कर लें, क्योंकि कोयटा का मौसम तो वैसे ही अच्छा हो रहा है और क्योंकि हमने कल भी देखा तो अच्छा मौसम था, तो आज जो है कम से कम दर्जा हरारत है वो है 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कोयटा का मौसम तो खासा सर्द हो गया है। अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की कि आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा, तो कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो
ये तो था मौसम का हाल, आपने जान लिया। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और यकीनन मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, हम सब भी एंजॉय करेंगे, आप सब भी एंजॉय करेंगे। तो मौसम के बाद हम कुछ और बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम के स्टार्ट में बता दिया था कि महंगाई हो गई है, टमाटर बड़े महंगे हो गए। तो हमने एक बड़ा ही खूबसूरत सा सेगमेंट डिज़ाइन किया ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कि किस तरह से वो अगर टमाटर नहीं मिल रहा तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। और इसी के लिए हमने जो एक प्रोग्राम में एक डिज़ाइन किया है सेगमेंट, वो है किचन गार्डन का। तो किचन गार्डन जो है बड़ी खूबसूरत बात है कि किचन आप अपने घर में भी, क्योंकि गार्डन आपके होता है घर में, तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लगा सकते हैं, सब्जियाँ लगा सकते हैं और कुछ भी जैसे कि टमाटर है वो आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। लेकिन ये जो है टमाटर अपने घरों में अगर लगाया ही है तो उसको, क्योंकि हम अगर बाज़ार से लेने जा रहे हैं 300 रुपये का ज़रूर लेने, वही घर में क्योंकि बच्चों को भी साथ मिलाएं और एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप नेचर के करीब हो जाएंगे और नेचर के करीब होंगे तो वैसे ही आप जो है आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। तो इसके अगर आप देखें कि अपने बच्चों को साथ मिला लें तो बच्चों के लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी हो जाएगी कि वो गार्डनिंग करेंगे और गार्डनिंग करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। अगर देखा जाए ना, मेरी बात करूं मैं तो मैं खुद भी बहुत शौक से गार्डनिंग करती हूं और मतलब जी पौधे लगाओ, बड़ा मज़ा आता है पौधे लगाने का। और अगर पौधों के साथ साथ अगर फल सब्जियां घर में हो तो उसकी तो और ही बात है, और ही मज़ा आ जाता है। तो हमने आज जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज महमूद, फैसलाबाद में हैं, और उसके साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और इस टाइम जो किचन गार्डन जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद हैं किचन गार्डन में, तो उसमें क्या क्या मौजूद है और उसमें क्या क्या सब्जियाँ उगाई गई हैं। तो शहनाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकरा बुखारी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शहनाज आप बताइएगा किधर मौजूद हैं और किचन गार्डन, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आज, तो किचन गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पर किस किस किस्म की सब्जियाँ उगाई गई हैं और कितना आसान है उनको उगाना? जी बिल्कुल इकरा बुखारी, जैसे कि आप बता रही थी कि महंगाई का दौर है और सब्जियों के दाम तो तौबा तौबा सुनते ही मिर्चें लग जाती हैं। तो इस महंगाई के दौर में ख़वातीन को थोड़ा सियाना होना पड़ेगा। ख़वातीन को सियाना कैसे होना पड़ेगा, उसके लिए मैं अयूब रिसर्च फैसलाबाद में आई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ जो हैं एक रिसर्चर मौजूद हैं, मैम इतलत साहिबा, उनसे भी बात होगी, और बॉटनिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिनके किचन गार्डन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैम इतलत से ही बात कर लेते हैं कि जो किचन गार्डनिंग होती है, घरेलू बागबानी होती है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपका बजट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। आपको कम बजट में घर में ही साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक, केमिकल से पाक सब्जियां आपको अपने घर में ही मिल जाती है, और जो महंगाई का चक्कर वक्कर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इतना साहिबा मुझे बताइएगा कि सबसे पहले घरेलू बागबानी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, स्पेशली महंगाई के दौर में, और ख़वातीन किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकती हैं? सबसे पहले ये कि अगर हम घर पे बागबानी करते हैं तो उससे हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हम अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि औरतों ने घरेलू काम वगैरह बाकी भी निपटाने होते हैं, तो उसके लिए जो है वो कम पैसों में ज़्यादा सब्जियां जो हैं वो हासिल कर सकती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र वाली जो है सब्जियाँ आ रही हैं और उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और नित नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो अगर हम घर पर घरेलू पैमाने पर सब्जियाँ लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियाँ ज़्यादा मिलेंगी और जो हेल्थ के लिए अच्छी होंगी। अगर एक बंदा घर पर सब्जियां उगाता है तो वो मेडिकल से बहुत दूर रहता है, और उसके अलावा ये है कि उसकी अपनी हेल्थ भी मेंटेन होती है, क्योंकि जब सुबह सुबह तरोताज़गी देखेंगे या जिस टाइम भी निकलेंगे तो उससे जो है वो इंसान की फ़िज़िकल फिटनेस भी उसको मिलेगी। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है मैं किचन गार्डन में मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का, और यहाँ देख के मुझे भी बड़ा ख्वाब सा, बड़ा ड्रीम सा लगा, और मैंने भी बहुत इरादा किया है पक्का कि घर में जो है ऐसा किचन गार्डन बनाना है कि आप अगर इनसे पूछें कि अगर टमाटर हम यही घर में उगा लें तो इसकी कितनी हम लोग कितने में पड़ेगा, मतलब अगर हमें 300 रुपये का बाहर से लेना है और अगर हम वही टमाटर घर में उगाएंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? जी बिल्कुल इकरा बुखारी, मैं आपको वही दिखाने जा रही थी कि जिस किचन गार्डन में मैं मौजूद हूँ यहाँ मूली, गाजर, पुदीना, धनिया के अलावा जो है टमाटर के पौधे भी लगाए गए हैं। तो डॉक्टर इकबाल साहब से ही बात कर लेते हैं कि इस वक्त 3 लाल नोट चाहिए टमाटर खरीदने के लिए, घर में उगाते हैं टमाटर तो आपको कितना सस्ता पड़ता है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बात यही है कि टमाटर को अगर टाइमली आप लगा लेते हैं घर में, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़े ही जगह पे लगा के आप उसको जब ये कोरे से बचाएंगे तो ये आपको अगेती फसल के तौर पे भी काम दे सकते हैं। जो आजकल महंगा इतना टमाटर मिल रहा है वो आपको सस्ते दामों भी मिल सकता है। बाजार में 300 रुपये किलो पड़ रहा है, घर में क्या कितने में पड़ेगा? घर में तो इसकी कोई कीमत ही नहीं आप काउंट कर सकते ना, कि आप जितना भी आपको चाहिए होता है वो आप ले लेंगे, आपको तो फ्री में पड़ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि वो पौधों के जो एक
1 ग्राम इसका जो बीज है उसमें 100 से ज़्यादा दाने होते हैं इसमें। तो ये आप 1 ग्राम भी लगाए हों तो 100 पौधे आपके घर में लगे हों तो कई घरों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। बिल्कुल $1 मिलियन सवाल कि किचन गार्डन जो है उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए? 5 मरले का घर है तो कितने स्पेस पे लगाया जा सकता है? देखिए, किचन गार्डनिंग का जहाँ कंसेप्ट है ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी मौजूद है किचन गार्डनिंग के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सब्जियाँ भी हैं जो गमलों में और पुराने टायरों में अच्छी तरह से आप उसको काश्त कर सकते हैं और उससे आप अपना बजट जो है वो कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में जगह है तो 3 मरले के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें इतनी जगह है कि आप ना सिर्फ सब्जियां जो है कौन कौन सी सब्जियां लगा सकती हैं किचन गार्डन में? के घरों में भी आप इसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जैसे ये मौसम सरमा चल रहा है तो ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे घर में कौन कौन सी सब्जियां उगाएं? ये सब्जियों के हवाले से ये बात है कि एक ख़ास मौसम में ख़ास सब्जियां ही होती हैं। अब जो सरमा की सब्जियां हैं उसमें आप ये देखें मेथी है, पालक है, मूली है, गाजर है, गोभी है और धनिया जो आप इसमें काश्त कर सकते हैं, टमाटर आप इसमें काश्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसको लगा के आप बड़ी आसानी से इसको कामयाब कर सकते हैं और इन पे इतनी ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? जैसे मुझे किचन गार्डनिंग नहीं आती, क्या सब इस्तेमाल घरों में भी होता है? किस तरह से मैनेज करना होता है सारा? घरों में स्प्रे का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए तो हम घरों में ये काश्त करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सेहतमंद जो है ना वो सब्जियां वो खाएं। बाहर से जो सब्जियां आ रही हैं उनका कोई यकीन नहीं है कि उन पे कौन कौन सी स्प्रे हुई हैं, कौन कौन सी खादें डली हुई हैं। आप अपने घर में अपने हाथों से आप काश्त करेंगे जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस गली सड़ी खाद जो है वो इस्तेमाल करें, उसी से आपकी सब्जियां बेहतरीन हो सकती हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर इत्तला साहिबा भी मेरे साथ मौजूद थी, इन्हीं से मज़ीद बात कर लेते हैं। आप ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो अपनी बिजी स्केड्यूल से क्या टाइम निकाल सकती हैं कि वो किचन गार्डनिंग का भी स्यापा झीलें? जी, वो टाइम इजीली निकाल सकती हैं क्योंकि अगर आपने सिर्फ 25 से 100 पौधे भी मेंटेन करने हो तो आपको सिर्फ जो है वो 15 से 20 मिनट का जो है वो वक्त दरकार होता है एक दिन के लिए। तो मेरे ख्याल में इतना टाइम तो इंसान ईजिली निकाल ही सकता है। लेकिन अगर 3 से 5 मरले पे भी काश्त किया जाए तब भी रोज़ाना के 30 से 40 मिनट काफ़ी होते हैं कि वो इतनी सब्जियों की जो देखभाल कर सकें जो कि पूरी उनकी फैमिली के लिए अवेलेबल हो। तो 5 मरले का घर है तो कितनी स्पेस में कितनी सब्जियां लग सकती हैं कि एक घर की ज़रूरत पूरी हो सकती है? औसतन जो है वो 3 मरले के लिए जो है वो जगह इनफ होती है कि उसमें एक जो फैमिली है उसकी ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से हम देखते हैं शहरी इलाके हैं या घर में मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप टायर इस्तेमाल कर लें, लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लोहे के ड्रम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, शॉपर बैग्स भी, मतलब आप घर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा चीज़ों को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा लिविंग वॉल का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप दीवार पे दोनों साइड पे भी जो गमले रख के पौधे उगा सकते हैं। मतलब अगर आप मैनेज करना चाहें तो ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है, आप 15 से 20 मिनट लगा के बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जियां हासिल कर सकते हैं। आपने देखा है कि जबरदस्त उन्होंने बात बताई है अतला साहिबा ने भी, शहनाज मिल रही हैं। मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि हम घर में बड़े इजी तरीके से हम लोग जो है ना सब्जियां उगा सकते हैं और वो खा भी सकते हैं। तो शहनाज महमूद हमें फैसलाबाद से इन्होंने ज्वाइन किया था, तो बहुत शुक्रिया शहनाज आपका भी, अतला साहिबा और साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बात की थी टमाटर के ऊपर कि टमाटर महंगा हो गया है, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमने एक आज किचन सेगमेंट जो है ना वो भी रखा हुआ और उसमें हम देखेंगे और आपको बताएंगे ख़ास तौर पर कि टमाटर ज़रूरी नहीं है, टमाटर के अलावा उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, उसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं शेफ़ आयशा खालिद। तो बहुत शुक्रिया आयशा आपका कि आप हमारे पास आई हैं और हमारे नाज़रीन को आज आप बताएंगी कि टमाटर के अलावा भी कोई और चीज़ है जिसको हम अपनी हंडिया में डालकर तो उसी टमाटर की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटो की जो कीमत है वो अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल, तो हम कुछ ऐसे सोर्स यूज़ करेंगे कि जिसके अल्टरनेट यूज़ की, क्योंकि टमाटो इटसेल्फ इज़ अ फ्रूट बट हम इसको एक ग्रेवी की टेक्सचर और प्लस सावरनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास टमाटो नहीं है और इफ़ यू कांट अफोर्ड तो उसके लिए हम लोग योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट इज़ द बेस्ट अल्टरनेट फॉर टमाटो। आप एक टमाटो के साथ अगर 1 कप योगर्ट डालेंगे तो इट विल गिव यू द सेम कंसिस्टेंसी एज लॉन्ग एज इट विल गिव यू द सेम। यही जो आप बता रही है ना मज़े मज़े की चीज़ें, ज़रा कैमरे में देख के बता दें तो हमारे नाज़रीन को ज़्यादा आपकी शक्ल भी देखेंगे प्यारी सी। जी ज़रूर। उसके साथ जी, तो जो लोग टमाटो ऑफ कोर्स आजकल पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, तो उसके लिए आप लोग योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं।
और उसके साथ आप अनियन पेस्ट यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द लेमन। आप लोग लेमन डाल दो तो वो जो एक हम लोग ग्रेवी मांगते हैं अपनी करीज के अंदर, एक तो वो आपको आ जाएगा, प्लस टेस्ट जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा उसके साथ। तो आज हम भी अपने सेट पे बनाएंगे, चिकन कढ़ाई बनाएंगे, लेकिन हम उसमें कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके हम टमाटो का यूज़ करेंगे। उसका ऑल्टरनेट हम आज यूज़ करेंगे योगर्ट। तो आप लोग देखेंगे कि आज हम लोग उसके ऑल्टरनेट में तो हम आज दही का इस्तेमाल करेंगे टमाटर की बजाय। और क्या वही टेस्ट आएगा? वैसे बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा, वैसा ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल स्पाइसेस का जो बैलेंस है वो आपने मैनेज करना है। और उसके साथ आप तो जब बस अब खवातीन सुन लें कि शौहर का खर्चा कराना जरूरी नहीं है, ये दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि आप 3 लाल नोट लें सुबह सुबह और टमाटर लेके आए और फिर आप कुछ बनाएं। तो आज वैसे आप बनाएंगी क्या? आज हम लोग चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कि आप देख सकती हैं कि मैंने वैसे तो आयशा चिकन कढ़ाई में टमाटर ज्यादा डलते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये हम इसी आइडिया के साथ आए हैं कि चिकन कढ़ाई आपको पता है मोस्ट फेवरेट डिश है हम लोगों की। तो आज हम लोग और जो खवातीन है ना वो कहती हैं कि भाई टमाटर जब तक नहीं ना ज्यादा सारे होंगे तो चिकन कढ़ाई तो नहीं बन सकती। लेकिन आज हम इस मैथ को जो है वो गलत साबित करेंगे और आज हम योगर्ट के मिथ आपकी जो है ना वो गलत होने लगी है कि टमाटरों के बजाय आज हम ऐसा कोशिश करेंगे कि कम से कम टमाटो यूज करेंगे। लाइक एक स्मॉल टमाटो के साथ हम एक बड़ा अमाउंट योगर्ट का डालेंगे, उसका ग्रेवी बनाएंगे और उसके साथ हम चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें टमाटर इस्तेमाल होता है, ये कि बहुत जरूरी है, लेकिन टमाटर की जगह हम दही इस्तेमाल करें तो वो चल जाएगा काम हमारा? कुछ वेजिटेबल्स बनाते हैं, हम मटन बनाते हैं, हम या बीफ की कुछ डिशेस ऐसी बनाते हैं जिसमें हम लोग टमाटो लाजमी यूज करते हैं। अगर आप किसी वेजिटेबल के साथ मटन बना रहे हैं तो आप उसमें टमाटो की जगह योगर्ट ऐड कर सकते हो। अच्छा। और उसमें आप अनियन की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा कर दो। क्वांटिटी ज्यादा करने से क्या होगा, एक वो ग्रेवी बन जाएगी। वैसे अनियन की अगर हम उसकी कैपेसिटी जो कह रही हैं कि हम उसकी मिकदार ज्यादा कर दें तो उससे मिठास नहीं पैदा हो जाती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये योगर्ट उसका अल्टरनेटिव है। अच्छा, योगर्ट आपके फूड को खटास देगा और प्लस अनियन आपकी ग्रेवी को स्मूथ करेगा। अच्छा, योगर्ट के अलावा भी हम कुछ खटास के लिए चीज ऐड कर सकते हैं? आप लेमन यूज कर सकते हैं। अगर आप अनियन ग्रेवी सिर्फ यूज करें तो आप उसके साथ स्लाइस लेमन यूज कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू द सेम फ्लेवर ऑफ टोमेटो का सावरनेस और प्लस द ग्रेवी। अच्छा, जैसे बिरयानी है उसमें हम मतलब उसमें तो बड़ा जरूरी होता है टमाटर, क्योंकि उसमें रेड रेड जब नजर आता है वो बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके लिए आपको 1-2 टमाटो तो यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अगर ज्यादा चाहिए हो तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स में क्या? योगर्ट बेस्ट है, क्योंकि योगर्ट जब आपके स्पाइसेस के साथ मिक्स होएगा तो अचार भी डाल सकते हैं लोग, नींबू भी डाल सकते हैं। अचार जरूर डालें आप योगर्ट अपनी बिरयानी के अंदर, स्पेशली जो उसका रेड ऑयल रहता है वो आपकी बिरयानी को सेम कलर देगा। तो जनाब आप देख लें कि हमने आपको टमाटर के जो है ना ऑल्टरनेटिव्स कितने ज़्यादा बता दिए, एक भी नहीं बहुत ज़्यादा बता दिए। रिश्तों की हमारी ज़िंदगी में अहमियत छुटलाई नहीं जा सकती नाज़रीन, लेकिन लोग अपने रिश्तों को कैसे खो देते हैं, क्यों खो देते हैं, वजूहात क्या क्या होती हैं और फिर ज़िंदगी किस तरह से बदल कर रह जाती है, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और एक मोटिवेशनल स्पीकर आप कह लें, एक उस्ताद कह लें, तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी, क्योंकि आप इनसे बहुत कुछ सीखते रहे पहले भी और आज भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो जी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में। शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। तो कासिम अली शाह साहब जो हैं ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको वाकई में आप भी कह रहे होंगे कि वाकई में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो शाह साहब को हम इनसे बात भी करेंगे, लेकिन एक साइड पे शाह साहब देख सकते हैं कि हमारे ना किचन में कढ़ाई बन रही है, वो भी टमाटरों के बगैर। तो वो जो कढ़ाई है ना जाने के बाद खाई जाएगी। ये नहीं ये आपको हम खिलाएंगे, ये हम आपको खिला के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। लेकिन शाह साहब वाकई में ये बात एक मिसाल हमने क्योंकि देखी अंगूर के गुच्छों वाली कि अगर वो गुच्छों में अंगूर रहेगा तो वाकई में उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वो उससे अलग होगा तो उसकी कीमत भी कम हो जाए। क्या रिश्तों में भी ऐसा ही होता है? अच्छा, अंगूरों की हद तक तो ठीक है, अगर ये सेब होते तो फिर आप क्या कहती हैं? तरबूज होते तो आप क्या कहती हैं? और माल्टे होते तो क्या कहती हैं? गुजारिश ये है कि ये यकीनन एक अच्छी मिसाल है, मैंने कहीं लिखी भी है और ये वायरल भी हुई। जबरदस्त। गुजारिश ये है कि ये सब मिसालें ये समझाने के लिए कि कुछ रिश्ते हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत होते हैं। मैं उन रिश्तों की निशानदेही करना चाहूँगा जो ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी हैं, बिल्कुल, यानी जिनसे दूर जाके आप कहीं ना कहीं एक खोखलेपन या फिर खला का शिकार हो जाते हैं। अब ये रिश्ते अल्लाह ने जो बनाए हैं हुक्म है, साथ आप उनको निभाओ, किसी भी सूरत निभाओ,
कता ताल्लुकी से सख्ती से मना किया गया। बेशुमार अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें हजूर की ज़ात गिरामी ने मना फरमाया रिश्तों को ख़त्म करने से। ऐसे रिश्तों को जिसको अल्लाह ने बनाया उनका हक भी ज़्यादा है, उनकी कोताहियाँ भी माफ़ करनी चाहिए, उनकी गलतियों को भी छोड़ देना चाहिए। इसके साथ एक बड़ी लिस्ट है रिश्तों की जो आप ख़ुद बनाते हो। मसलन दोस्त आप ख़ुद बनाते हो, अपने शरीक हयात का इंतखाब आप खुद करते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स आप बनाते हो। आपने किसी से कोई सर्विसेज लेनी है, वकील है, कोई डॉक्टर है, आप खुद सेलेक्ट करते हो, मेरा मुआलिज है, ये मेरा वकील है। आपके बेशुमार रिश्ते, एक पूरी सीरीज है जो आप खुद पिक करते हो। अब होता ही है कि ये एक आपका अपना कमिटमेंट है, आपने इन रिश्तों को साथ जोड़ा और साथ चलाया। एक बात वाज़ेह कर दूं, किसी भी रिश्ते में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, कभी मुमकिन नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि आपका दोस्त है, बनाते वक्त एक कब्रिस्तान भी बनाओ साथ, सही, उसकी खामियों को उसमें दफन कर सको। अगर तुम दरगुजर नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी के साथ भी नहीं चल सकते, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, आप भी मुकम्मल नहीं है। अब होता क्या है कि बाज़ लोगों में, बाज़ ख़ानदानों में, बाज़ जगहों पे मैंने देखा है उनके यहाँ रिश्ते ख़राब करने का उनके यहाँ वबा होती है। बाज़ लोग खराब करने निभा नहीं सकते, उनमें निभा होता नहीं है। निभा बड़ा कमिटमेंट है, लेकर चलना और आखिर दम तक चलना, साथ चलना। ये वफादारी बेवफाई के ज़ुमरे में नहीं मैं कह रहा, रिश्तों को मैं इस तरह कह रहा हूँ। बाज़ लोग जिस तरह हाथ में मोरी होती हैं, सुराख होते हैं, पैसे नहीं टिकते, बाज़ लोगों के हाथों में अच्छे लोग नहीं टिकते, अच्छे से अच्छा बंदा भी उनके साथ नहीं चल सकता। वजह क्या है, क्यों नहीं टिकते? मिजाज एक लिस्ट है, कुछ वजूहात बताता हूँ कि किस तरह के लोगों का सोशल बैंक नहीं बन पाता। मैं पहला साइन बताऊं, बदीद लोगों का नहीं बन पाता इन्हीं जो आंखें यहाँ रख लेते हैं, बिल्कुल, मतलब परस्त लोगों का रिश्ता लंबा नहीं होता। मिनट से पहले आंखों में माथे पे रख लेनी, मतलब पूरा हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। गिव एंड टेक के रिश्ते लंबे नहीं चलते। कारोबार जब तक है तब तक उसके बाद में बद इखलाक लोगों के रिश्ते लंबे नहीं होते, क्योंकि बद लिहाज और बद इखलाक बंदा अपना सोशल बैंक बना ही नहीं सकता। इसी तरह बदगुमान बंदा बड़े खतरे में होता है। बदगुमान बंदा गुमान ही करता रहता है, वो खुद से सपोज करता है, वो हकीकत रियलिटी और जो कुछ है उस पर भरोसा नहीं करता। वो जो माइंड में पैदा हो गया ना, वो उसको नाम दे के, लेबल दे के चल पड़ता है। तो अपने गुमान की भी थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए ताकि तसल्ली और तशफ़ी रहे। इसी तरह बाज़ लोगों को जजमेंटल होने की आदत होती है, वो जज करते हैं, वो परखते हैं, अकल को परखते हैं, डिग्रियों को परखते हैं, हर चीज को वो परखेंगे। ये परखते रहना ये भी रिश्तों को खराब करता है। तो नहीं परखना चाहिए किसी को। एक एतमाद भी कोई चीज होती है, एक यकीन। मैं कहता हूँ इस सारी कायनात का जो हुस्न है वो एतमाद है। ब्यूटी जो है वो एतमाद की ब्यूटी है कि हमने स्कूलों में बच्चे भेजे हैं तो एक एतमाद है, एक निज़ाम है, स्टेट है, जो सिक्योरिटी और सिस्टम चल रहे हैं। हमने अपने रिश्तों को कायम रखा है, एतमाद है। मैं यहाँ बैठूँ, एक एतमाद है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक एतमाद है। ये एतमाद से सारा हुस्न है। जहाँ एतमाद अदम एतमाद में बदल जाता है, एतमाद की कमी हो जाती है, वहाँ भी रिश्ते नहीं चलते। मैंने देखा बड़े बड़े खूबसूरत लोगों के रिलेशंस अदम एतमाद की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा बेहतर तरीका है, अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, कोई भी, और वो इस तरह के इनमें से किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर दें। सही। मिसाल लीजिए, किसी के पास अदम एतमाद है, मुमकिन है उसकी ज़िंदगी में कुछ एतमाद उसके ख़राब हुए हो सकता है। हाँ। अब वो एतमाद ख़राब हुए हैं, या उसकी सुनीद है, उसने सुना है, या उसने देखा है, या उसका एक्सपोजर है, तो होगा क्या, उसमें एतमाद की कमी है। फिर अब उसकी तो जिम्मेदारी थोड़ी सी है, उसको तो पता है, लग गया। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी कि हम उसका एतमाद जो है ना वो बहाल में रखना है। कि एक बंदे की अगर टांग थोड़ी सी लंगड़ा के वो चल रहा है, या पाँव में छोटी सी चोट आई हुई है, तो आप थोड़ा रहम खाओगे ना। हाँ। आप कहोगे नहीं यार, ये थोड़ा सा काबिल रहम है और इसको मैंने इसी प्यार और शफकत से साथ चलाना है। इसी तरह हम लोग मतलब रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। शाह साहब, एक कॉलर भी मौजूद है, आलिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आलिया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आलिया, क्या पूछना चाहती हैं शाह साहब से? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये शाह साहब कह तो रहे हैं हम लोग वो दूसरों में कीड़े भी निकालते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि ये बंदा अदम एतमाद का शिकार है, लेकिन वो कर नहीं पाते। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम उसको सपोर्ट करें, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो बहन भाइयों में जो कमी है, जो रिश्ते दूर हो जाते हैं, जो अपने में बैठ के डिस्कस करने वो हम बाहर लोगों में जाके करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग उनको अपने साथ मिलाएं? सही,
ठीक है, मोहम्मद असलम एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद असलम क्या जानना चाहेंगे? शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम मैं शाह साहब से जानना चाह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं पुलिस में, आज से कुछ 6 साल पहले ना वो मुझसे हेलो। हाँ जी 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 बोले आप। वो आज से कुछ 6 साल पहले मैंने उससे ना उधार पैसे लिए थे ना, तो 6 साल हो गए, तो मैंने पैसे भी उसे वापस कर दिए, लेकिन अभी तक ना वो मेरी और उसकी जो दोस्ती है ना वो बहाल नहीं हो सकी। तो शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना वो दोस्ती फिर से बहाल हो सके। सही, दोस्ती फिर से बहाल हो सके। तो शाह साहब पहले क्योंकि आलिया ने क्वेश्चन किया था, उनका था कि भाई रिश्ते जो है आपस में हम लोग जो बातें अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें वो बाहर जाके करते हैं, तो ऐसा क्या करें कि ऐसे ना हो? रिश्ता खराब होने से पहले एक फेज आती है, उस फेज को, जोन को, उस एरिया को समझना है। वो क्या है? रिश्ता खराब होने से पहले कम्युनिकेशन गैप आता है। उस कम्युनिकेशन गैप को या तो को बंदा फिल कर देता है और या फिर आपका गुमान फिल करता है। सही। आपने इन दोनों से बचना है। आपके रिश्ते में कोई और चीज नाजिल ना हो, कि बंदा ना आ जाए। गैप नहीं आना चाहिए। जब कम्युनिकेशन गैप, इसका बड़ा बेहतरीन तरीका, अपने गिले शिकवे शिकायतें कुछ भी वो बात तो करें ना। हाँ। आप कह दें, बक दें, बोल दें, खामोशी इससे इख्तियार ना करें। बिल्कुल। इससे पहले कि कोई खुद से सपोज करे या किसी को जगह मिले उस खला में कुछ चीज रखने की, टपक जाए ऊपर से ना कोई। ये देखिए कुरान पाक में हुक्म है कि आप पनाह मांगते हैं उनसे जो वसवसे डालते हैं, और वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो। इसका मतलब ये कि जिन हो या इंसान हो, वसवसा डालता है। वसवसा डालता है। वसवसा क्या है? वसवसा हकीकत नहीं होती, वसवसा एक वाहिमा होता है, एक एम्बिगुअस स्टेट होती है, और उस एम्बिग्विटी को पैदा करने वाले से पनाह मांगते हैं कि या बारी ताला मेरे रिश्ते ना खराब हो जाएं, मेरे काम ना खराब हो जाए, मेरी जिंदगी का वो एतमाद जिसकी बुनियाद पे मैं कदम उठा के चल रहा हूँ, अगर वो एतमाद ही उठ गया, खत्म हो गया, तो मैं कैसे चलूंगा? सो बेहतर क्या है कि जिनसे रंजिशें हैं अपनी रंजिशें दूर की जाएं, उनके साथ बैठ। बंदे को गलती करते शर्म नहीं आती, माफी मांगते काहे की शर्म, माजरत करते काहे की शर्म। यहाँ पर वो ईगो एक बना देते हैं ना लोग कि भाई माफी मांगेंगे तो पता नहीं हम शायद नीचे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ईगो वाला बंदा बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। आपकी जिंदगी में कई जगह तो बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनसे गुजरना है, कई छोटे दरवाजे हैं, और कई तो सुराख हैं जिनमें से झुक के गुजरना है आपको। अगर आप ईगो वाले हैं तो ईगो वाला बंदा अकड़ जाता है, फिर वो जिंदगी के कई मरहलों से आगे नहीं जा पाता। तो जो ईगोलेस है, ईगो को छोड़ देता है, माजरत कर लेता है, माफी मांग लेता है, उसकी जिंदगी बड़ी आसान है, उसके रिश्ते खराब नहीं होते। एक बड़ी अच्छी कोटेशन सुना के आपकी तरफ जाऊंगा मैं, पुरानी कोटेशन और बड़ी जबरदस्त कोटेशन है कि अगर आपने देखना है कि कितना बड़ा बंदा है, देखिए उसके पुराने मुलाजिम कितने हैं और पुराने दोस्त कितने हैं। जो पुराने मुलाजिम और पुराने दोस्त को साथ लेके चलता है, इसका मतलब है उसमें रिश्ते निभाने की सेंस ज्यादा अच्छी है। जबरदस्त बात की है। वैसे वाकई में इससे इंसान का पता लग सकता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन, बहुत अच्छा टॉपिक माशाल्लाह आप लोगों ने सिलेक्ट किया, और बंदा भी बहुत ही सबका पसंदीदा बंदा। जरूरत भी और वाकई में पर्सनालिटी है। बिल्कुल। मैं भी सैयदादी बात कर रही हूँ। मेरा ये थोड़ा सा मसला आजकल चल रहा है कि मेरे अंदर ना गुस्सा बेहिसाब आ गया है, और उसके वजह है कि थोड़ा सा अपने रिलेशंस में मियाँ बच्चों के साथ मुझे लगता है कि मैं सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, वो टाइम नहीं दे रहे होते। मोबाइल जो एक बेसिक चीज़ मुझे लगता है कि वो बंदों की जगह उसने ले ली है, बुजुर्गों की जगह मोबाइल ने ले ली है, बीवी की जगह, बच्चों की जगह। सिर्फ आप ज़रूरत के तहत बीवी बच्चे आपस में रिलेशन करते हैं, खाने की है या कहीं जाना है या पैसे चाहिए या कोई आपका काम अटकता है, तब आप एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। उसकी वजह से मैं जो हूँ थोड़ी सी ऐसे एंगर में आ गई हूँ कि मैं ना, जब मुझे मेरे साथ वो किसी काम के तहत कभी बात करते हैं तो मुझे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि अब मुझे इनको मेरी ज़ाती ज़रूरत नहीं, मेरी रूह की, मेरे अपने फिजिकल मेरे बंदे की, सिर्फ उनको मेरे काम की ज़रूरत है। मैं इमोशनली भी वीक होती जा रही हूँ, फिजिकली भी वीक होती जा रही हूँ, और बुड़बुड़ बहुत करने लग गई हूँ। तो ये आम तौर पे अमूमन लेडीज़ में ये 50 के बाद आता है। मैं 40+ 50 के करीब हूँ। तो आप मुझे कुछ गाइड करेंगे कि मैं अपनी इस हैबिट को, मुझे लग रहा है मेरी इस बुड़बुड़ाहट से या इस बोलने से या अपने अंदर का गुस्सा एग्रेशन निकालने से मेरे बच्चे, मेरे मियाँ मुझसे सब दूर हो गए हैं, और मैं खुद भी लोनलीनेस का शिकार होती जा रही हूँ। मेरे ख्याल में
चलें इसका जवाब पहले इनका दे दें कि वो लॉनलीनेस का शिकार हो सवाल है और बड़ा अहम सवाल भी है। आप देखें कि बाज लोगों के रिश्तों में दरमियान में हायल चीज उनकी जुबान होती है, बिल्कुल, और बुड़बुड़ होती है। बुड़बुड़ इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला। अच्छा, बुड़बुड़ का मतलब ये है कि आपने जहां पर थोड़ा गुस्सा करना वहां ज्यादा कर देते हैं, गैर जरूरी बोलते हैं। अच्छा, ये बंदे को खुद एनालाइज करना चाहिए कि मैं गैर जरूरी तो नहीं बोलता, या मेरी ये जो ब्रेक है जुबान की, मुझे जहां रुकना है या मुझे तोलना है और फिर बोलना है, मुझे समझना है मुझे क्या चीज कहाँ बोलनी है, मुझे कोई राज रखना है, राज कैसे रखना है, कौन सी बात है जो मैंने पब्लिक में नहीं करनी, कौन सी बात है जो सरेआम नहीं कह देनी, कितना गुस्सा निकालना है, कितनी मोहब्बत करनी है, ये सब कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। बहन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज गुस्सा दबाएं ना, गुस्सा निकाल दिया करें। लेकिन गुस्सा निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो लाजिम नहीं है गुस्सा रिश्तों में ही निकाला जाए। अब वॉक करनी शुरू कर दें, आपको लिखना शुरू कर दें, आप कोई अपनी पसंद का काम करें, आप अपने पसंद के सर्कल में बैठें, कहीं ना कहीं कैथारसिस हो जाए तो वो गुस्सा आपको बेहंगम नहीं करता। लेकिन गुस्सा रख लेंगे तो वो आपकी जहनी साख्त को, जहनी सेहत को, दोनों को खराब कर देगा। सही हो गया। अच्छा, आपने मशवरा दे दिया, तो आप इस पे अमल करिएगा नौरीन साहिबा, यकीनन आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब शाह साहब है ना, वो जो बताते हैं बात, आप जो बताते हैं उस पर अमल कर रहे हैं ना, तो वाकई में बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं खुद आपकी बड़ी वीडियोस देखती रहती हूँ, तो बड़ा बंदा ना उससे लेसन एक मिलता है। तो शाह साहब, लेकिन अगर देखा जाए जो रिश्ते अगर टूट जाएं, इंसान अकेला हो जाए, तो उस पर फ़र्क पड़ता है, उसकी हैसियत में कोई कमी वाक़या होती है जो अकेला हो जाए? इंसान, बंदे को बंदे की ज़रूरत है जी। बंदा तो मर जाए, उसको 4 बंदे दफनाने वाले ना हो। बंदा आता दुनिया में खुद नहीं आ सकता, दुनिया से जाता है खुद जा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान मोहताज है सारी जिंदगी। इंसान को रिश्तों में इंटीमेसीज चाहिए होती हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल। आपका अगर कोई हाथ पकड़ने वाला, मोहब्बत वाला हो, जो तकलीफ है कम हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी स्किन के इश्यूज पर भी बात करेंगे। सर्दियों की आमद है और जल्द के मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है आपको या मुझे, ख़ास तौर पर क्योंकि जो अगर ड्राई स्किन हो जाती है हमारी, तो उसमें बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली काज़मी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इनके साथ साथ शिबा गयास, ब्यूटिशियन है हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं। तो ये आपने देख ही लिया, इतने हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं और प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और शिबा तो वैसे ही माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं, तो यकीनन आपको भी बेहतरीन ब्यूटी टिप्स देंगी। तो बहुत शुक्रिया शिबा आपका भी और डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी मसाइल हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो सर्दियों में स्किन के हवाले से हम लोगों को पेश आती हैं? जी, हमने वैसे इनफेक्ट कुछ 1-2 प्रोग्राम्स भी किए थे इसके ऊपर, ड्राइनेस के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि चेंज हो रहा है और आगे सर्दी से चलती जानी है, ड्राई सीज़न आएगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आज मैं आपको उससे भी फर्दर आगे लेके जाना चाहूँगा कि जो बीमारियां हैं, ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, फर्दर किस में चेंज हो जाती है। जो असल प्रॉब्लम है कि अगर हम चीज़ को स्टार्ट में अपनी चेंज कर लें तो हमें वो अगली बीमारियां नहीं आएंगी। जिस तरह कहते हैं ना कि अपनी आपको मौसम के साथ साथ अपना कंडीशंस चेंज करनी है, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, आपको मॉइस्चराइज रखना है अपनी स्किन को। क्योंकि एक दफ़ा अगर किसी की स्किन ड्राई है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, स्किन आप जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से। किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, किसी की मिक्स स्किन होती है। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ओवर ड्राई हो जाएगी। याद रखें इस मौसम के अंदर में ओवर ड्राई इतनी ओवर ड्राई होती है कि फटनी शुरू हो जाती है। ये वो पॉइंट है कि जहाँ से वो चेंज हो रही है दूसरी कंडीशन के अंदर। देखें लोगों के नकल्स जो होते हैं, बैक ऑफ द हैंड्स या और भी फेस पे, बॉडी पे, कहीं पर इतना ज़्यादा ड्राइनेस आती है इस मौसम के अंदर कि वहाँ पर फटना शुरू हो जाता है। वो चंबल बनती है जिसको एक्जिमा कहा जाता है। यानी कि आप एक स्टेज से दूसरे में चले गए हो। और जिनको ये होता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि उनको दे नो इट कि जब हमारा मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है, ये ड्राई मौसम आता है, तो उनको मैं कहता हूँ अगर आप अपनी अगली स्टेजेस से बचाना है तो आप पहले एहतियात करें उसकी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पहले उसको हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, एमोलिएंट्स लगाते हैं, उससे वो अगला स्टेज नहीं आएगा एक्जिमा वाला, चंबल वाला। क्योंकि एक दफ़ा एक्जिमा या चंबल बन गया,
अब क्या होगा, वही चीज़ जो यहाँ पर खाली खुश्की थी अब वहाँ पर उसके अंदर फटनी जल्द शुरू होगी, फटेगी तो उसमें इन्फेक्शंस आनी शुरू होगी, जरासीम उसमें जाएगा, इन्फेक्शंस आएंगी, बच्चों के चेहरों के ऊपर इन्फेक्शंस आ जाती हैं, अब वो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, तो आप एक प्रॉब्लम से दूसरे में चले जाते हो। सिर्फ मेरा है कि एक एहतियात कर लेंगे तो आपको अगली स्टेज में जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जिसमें कुछ लोग हैं, बड़ी कॉमन एक डिजीज़ है जो सिर्फ सर्दियों में होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में चिलब्लेंस कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, चिलब्लेंस कहते हैं कि हाथ और पाँव की उंगलियां बिल्कुल ठंडी और नीली होनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ये होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो हाथ पाँव की जो उंगलियां ठंडी होती हैं, नीली हो जाती हैं। इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं और इसमें ये होता है कि आपको जेनेटिकली भी ये चीज़ आती है और अगर ख़ुद भी अपने अंदर डेवलप हो जाती है हाथों और पैरों की, इतनी सर्दी के अंदर के ब्लू हो जाती हैं। और अगर हम ऐसे पेशेंट को कहें कि अगर वो मरी चला जाए किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ़, तो समझ लें उसके ज़ख्म बन के उंगली एक किस्म की झड़ना शुरू हो जाएगी, इतना बुरा हाल होता है। अच्छा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये होता क्यों है? हाँ जी, ये बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ आती है, इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं, बॉडी के अंदर से खुद डेवलप होती है, जिसमें हमारी जो खून की नालियाँ हैं ये तंग होना शुरू हो जाती हैं, जो सप्लाई करती हैं टोटल सारा हमारी बॉडी में जो चीज़ चल रही है, बट ब्लड सर्कुलेशन है, जहाँ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कम होगी वहाँ पर साइनोसिस होगी, वहाँ पर ये आपकी अपना नीलापन होकर खून की कमी की वजह से वहाँ पर ना नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी, झड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी, बिल्कुल आपकी जिस तरह उंगलियाँ ना फटी फटी सी हो जाएंगी। तो उन लोगों के अंदर हम कहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जब दिसंबर जनवरी के करीब आएँ तो एहतियात करें। दो चीज़ें बहुत कॉमन है, एक तो ग्लव्स पहन के रखें जब जाना है बाहर, अगर नहाना है या वज़ू करना है ठंडे गर्म पानी से करें, हर वक्त ग्लव्स और सॉक्स हर वक्त पहन के रखें ताकि पहले ही एहतियात कर लें, वरना आप आगे उस बीमारी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे अगर हम उसको कवर कर लें तो ठीक है, नहीं तो आगे बिगड़ कर वो खराब बिगड़ के खराब, या मैं बोला जख्म बन जाते हैं, खुदा न खास्ता वहाँ गैंग्रीन बन सकती है, आपकी उंगली झड़ सकती है पाँव की या हाथ की, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो एहतियात इज़ बेटर, एहतियात करनी चाहिए। तो शिबा, आपके पास भी ख़वातीन आती होंगी मेकअप वगैरह करवाने के लिए, तो उनको क्या स्किन के खास तौर पर विंटर्स की अगर बात की जाए तो किस किस्म के मसाइल उनको पेश आते हैं? एक्चुअली अब चूँकि अब मेकअप और वेडिंग सीज़न बहुत ज़्यादा इन हो गया, आपको पता है शादियों में अब ये उस विंटर के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा ये आपके फंक्शंस आ रहे होते हैं। अगेन मैं ये सेकंड करूँगी डॉक्टर साहब को कि जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आ रही होती हैं, ऑब्वियसली वो अपॉइंटमेंट लेती हैं पहले अपने मेकअप का, अपना जो भी उनकी बुकिंग होती है, तो मैं उस अपॉइंटमेंट पर ही उनको मैं क्लियर कर देती हूँ, उनको एक रूटीन में बता देती हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट योर स्किन, स्पेशली जो ब्राइड्स होती हैं, मैं कहती हूँ अगर आपको, क्योंकि वो आपको पता है सेंटर ऑफ अटेंशन होती है उस मौके पर, तो उस वक्त अगर आपकी स्किन एक दिन सिर्फ मेकअप अप्लाई करके हम उसको बहुत सी चीज़ों को, आपको स्कार को हम जो है कंटूर वगैरह करके चीज़ों को हम लोग छुपा तो सकते हैं, लेकिन स्किन पे एक नेचुरली जो ग्लो है या सॉफ्टनेस है वो लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब जाहिर बात है अगर स्किन आपकी पैची है, ड्राई है, तो उसको छुपाने के लिए हमें लेयर ऑफ अपना बेस बढ़ाना पड़ेगा। जब बेस बढ़ाएगा तो वो ऑब्वियसली आपका जो मॉइस्चराइज है वो और लॉक कर देगा, तो आपकी स्किन पे जो एक नेचुरल ग्लो है वो इतनी जल्दी आएगा नहीं, खूबसूरत नहीं आएगा। तो यही है कि कोई भी, अब जिस तरह ये सीज़न स्टार्ट हो गया है, मैं अपनी तमाम क्लाइंट्स को, चाहे वो मेरे पास हाइड्रा फेशियल की भी क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं, हाइड्रा फेशियल के लिए आती हैं, किसी किस्म की फेशियल्स के लिए भी आते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि भाई आपने अपनी रूटीन पहले से इस विंटर के मौसम में उसको रेक्टिफाई करना है। अब होता ये है कि हम लोग जिस दिन शादी होती है उस दिन शायद हो सकता है कोई घर पे मॉइस्चराइज़र लगा ले, लेकिन वो एक हैबिट नहीं बनाते हैं। मैं बार बार जितने भी मेरे मॉर्निंग शोज़ होते हैं, मैं 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ। एक तो कहती हूँ कि देखिए स्किन और हेयर ये दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और अगर वही खूबसूरत नहीं है तो फिर आप चाहे कितने महंगे कपड़े पहन लेना, तो उन कपड़ों की कोई महंगा मेकअप अप्लाई करवा लें वो आपका फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें यह कि एक तो आपको अपनी डे केयर, आपको रूटीन अपनी सेट करनी पड़ती है कि आपको अपने दिन को अपने फेस के ऊपर कौन सी क्रीम्स आपने वो अप्लाई करनी चाहिए। इसी तरह आपको रात की आपकी जो रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मेरा ख्याल है दिन की रूटीन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि उससे बल्कि उससे ज़्यादा रात, क्योंकि रात को आपकी स्किन जो है ना वो अपने आप को रीन्यू कर रही होती है, उस पर काम हो रहा होता है, आप रेस्ट मोड में होते हो उस वक्त, जितनी इन अदर वर्ड्स आप कह लो जितनी रिपेयर आपकी बॉडी की हो रही होती है वो उस टाइम पे हो रही होती है। उस वक्त आपने अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम अगर आपने यूज़ की हुई, अपनी स्किन को प्रॉपर्ली क्लिनस किया हुआ है, अच्छे जो फेस वॉश से वॉश करने के बाद उसको क्लिनस करके उसके बाद टोनर अप्लाई करके और अच्छा मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है तो फिर तो आपकी स्किन कहीं नहीं गई। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ अपनी रात की रूटीन बेहतर कर लें और दिन को आप अपनी एक डे क्रीम अच्छी आप चूज़ कर लें अपनी स्किन के मुताबिक, लाइक ऑयली है तो उसके मुताबिक, आपकी मिक्स स्किन है तो उसके मुताबिक, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे बहुत खूबसूरत लगेंगे। करनी चाहिए, केयर है हर चीज़ का, जो एहतियात है। कॉलर में हमारे साथ शिबा मौजूद हैं, जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मुझे डॉक्टर से ये बात कहनी है कि सर आजकल फीमेल ज्यादातर रात को स्टीरॉयड यूज करता है, कॉस्मेटिक में भी स्टीरॉयड होता है, उससे एक बीमारी लगती है जिसको हम टेलिंजिस्टिशिया कहते हैं। मैं खुद ही डॉक्टर हूँ लेकिन स्किन के फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन और फील्ड है, लेकिन फिर भी लोग स्टीरॉयड कॉस्मेटिक में यूज करता है, फिर उसको एक बीमारी लगती है जिसको हम टेलिंजिस्टिशिया कहते हैं। जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर भी वो डॉक्टर दोबारा स्टीरॉयड देता है, उसका कोई हल अभी तक नहीं निकाल दिया गया। क्यों सर वो स्टीरॉयड दोबारा क्यों देते? एक बात। दूसरी बात, आजकल जो मॉइस्चराइज हुए मार्केट में सर, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होता जो आपकी स्किन लेयर के जो मेड़ा बना होता है सर, वो स्टीरॉयड, वो मॉइस्चराइज आम मॉइस्चराइज होता है सर। वो मॉइस्चराइज बता दे जो आपकी स्किन को रीजेनरेट करे। ठीक है, ऐसा बस मैं बता दूं जी, उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक आई ओपनर क्वेश्चन है बाकी पब्लिक के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाजार के स्टीरॉयड्स होते हैं, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने हर प्रोग्राम में भी बताता हूँ, जितनी मार्केटेड क्रीम्स हैं ये बच्चियाँ जो रंग गोरा करने के लिए यूज़ करती हैं, अब उसके अंदर इतना कुछ डला होता है, स्टीरॉयड है, मर्करी है, मर्करी स्टीरॉयड जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हैं। अब करती क्या हैं दोनों चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी क्रीम में रंग गोरा करने वो ज़्यादा लोग बच्चियाँ यूज़ करती हैं, और होगा क्या, अब वो रंग गोरा करने के लिए जो ये दोनों चीज़ें डली, स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड जिसमें उन्होंने कहा टेलेंजेक्टेजिया, ये एक वो चीज़ होती है जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, ये उभर के ऊपर आ जाती हैं। ये आपने नोट किया होगा, वो बच्चियाँ जो करती हैं सबसे ज़्यादा उनके चेहरे पे ना नालियां उभर आती हैं, जल्द पतली हो जाती है, नाली ऊपर आ जाती है, बिल्कुल। और उसके साथ क्या होता है, उनके आगे बाल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अभी नालियां तो आई हैं मगर सबसे इम्पोर्टेंट है बाल आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, और उनको खत्म करने के लिए फिर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच करते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैं जिस पे एम्फसाइज करता हूँ कि ये अवॉइड करें, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये चीज़ें आ जाएं, कोई लेज़र नहीं है जो बालों को मुकम्मल ख़त्म कर सके। सब झूठ बोलते हैं आके कि ये बाल ख़त्म हो जाएंगे आपके, बिल्कुल। अव्वल यहाँ बताना चाहूँगा कि जब लेज़र करते हैं बालों के लिए, अगर किसी का वो डार्क काले मोटे बालों के लिए, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, डॉक्टर से भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, रुएँ पे लेज़र नहीं किया जाता। सॉफ्ट बाल किसी के साइड पे तो बिल्कुल मत करें, 4 पैसे लेने की खातिर अपना मत ईमान बेचें। तो उसके अंदर डार्क बालों पर होता है टेलिंजेक्टेजिया, वो जो कहते हैं ब्लड वेसल्स उभर आती हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। लेज़र किया जाता है, बहुत कम लेज़र है कि जो उसका बाहर के मुल्कों में ज़्यादा होता है, हमारे इसका इतना नहीं होता यहाँ पर। और जो अगर उसके बाद जल्द पतली होगी, सारी ज़िंदगी वो जल्द पतली रहेगी उनकी, उसका कोई हल, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। एक कॉलर लेना चाहूंगी, अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है, फिर उसके बाद बताइएगा मॉइस्चराइजर कौन सा हम इस्तेमाल करना चाहिए। जी अल्ताफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ, क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम, ये एड़ियाँ जो हैं पाँव की, वो हमेशा के लिए गर्मियों में और सर्दियों में फटी रहती हैं, इनका कोई बेहतरीन सा हल बता दें। ठीक हो गया जी, इसका बेहतरीन हल। एक और कॉलर मौजूद है, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी नाजिया, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और शिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, खारिश स्टार्ट हो जाती है, जब धूप में निकलूं तब होती है, या फिर किचन वगैरह में जाओ तो तब होती है। तो ना जिससे पहले ब्लैक धब्बे बनते हैं, फिर वो वाइट हो जाते हैं। तो पहले हर साल तो मैं ट्रीटमेंट करवाती थी, तो हर साल ठीक हो जाता था। इस मैंने मेडिसिन नहीं ली, तो लेकिन ना जब सर्दी में भी रात को जब कंबल में लेट बहुत ज्यादा जिसम में खारिश होती है, तो ना डॉक्टरों ने वैसे कहा कि इसका ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो लोशन इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाएगा। इस दफा ना कोई लोशन इस्तेमाल नहीं किया, तो प्लीज डॉक्टर साहब से कह के कोई ना लोशन हमें बता दे। सही। नाजिया, एक बार आपकी स्टार्टिंग में क्योंकि आवाज ड्रॉप हो रही थी, तो बता दें स्टार्टिंग से मसला आपका था क्या? गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तब ये होनी खारिश स्टार्ट हो जाती है।
ब्लैक धब्बे बनते हैं, फिर वो खारिश से वाइट हो जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले जी, उन्होंने मसला बताया जी, वही है, इन्होंने तो खैर यही बोला कि इनकी वो जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो खारिश स्टार्ट होती है। याद रखें, ड्राई स्किन की पहली अलामत क्या है कि आपके ड्राइनेस आ जाएगी, खारिश आ जाएगी बॉडी के ऊपर। तो वहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, धब्बे पे पड़ जाते हैं। हाँ, उसके साथ क्या होता है, आपकी स्किन में चेंजेस आती हैं, आपके वाइट धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वही ड्राई स्किन की वजह से ये सारी चीज़ हो रही होती है, पैचेस बनते हैं। तो यही मैं बताऊँगा कि लोग सर्दी में बहुत इस्तेमाल हीटर का करते हैं, गरीब लोग बेचारे अंगीठियाँ कोयला का इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कमरे में एक जहाँ हीटर चल रहा है तो पैन ऑफ एक पानी का एक थोड़ा सा कोई एक चीज़ रख लें, पानी किसी बाउल में डाल के, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चराइज रहेगी आपकी मौसम, जो कमरे का है वो मॉइस्चराइज रहेगा, ड्राई हीट नहीं बनेगी। तो जिस कमरे में भी हीटर चल रहा हो, दे शुड पुट अप के पानी रखें ताकि उससे मॉइस्चराइज रहे। और बाकी जिसमें हम बता रहे थे कि जो अब जनरली हर बंदा ये पूछ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, उसके लिए मैं एक आम सस्ता सा एक इलाज बताता हूँ। बाकी तो मॉइस्चराइज़र तो मार्केट में इतने महंगे भी हैं, बाहर के भी हैं, वो भी हम भी बताते हैं पेशेंट्स को, मगर क्योंकि ये जनरल पब्लिक हमसे पूछ रही है इस वक्त, जो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। तो उसमें बताना चाहूँगा बहुत एक सस्ती चीज़ कि आम बाज़ार से उनको मिल जाएगी प्योर ग्लिसरीन, सही, प्योर एंड एक्वा रोज़, अर्के गुलाब, प्योर ग्लिसरीन अर्के गुलाब। ये वो चीज़ है कि अगर नहीं महंगा ले सकते तो दोनों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स करें, नो लेमन, कोई नींबू नहीं डालना उसके अंदर, सिर्फ ये दो चीज़ें, और इसको लगाएं बॉडी पे, पूरी बॉडी पे जहाँ भी है। इट्स अ वेरी गुड एमोलिएंट एंड वेरी गुड मॉइस्चराइजर, ये तो हाइड्रेशन, बहुत सस्ता है, बहुत बिल्कुल, और इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल। अच्छा शिबा, एक उन्होंने हमारे कॉलर मौजूद, उन्होंने हमें कहा कि जो उनकी स्किन फट जाती है सर्दियों में, तो उसके लिए हाँ बिल्कुल एड़ियाँ फट जाती हैं, कोई लोगों के हाथ फट जाते हैं, खवातीन खास तौर पर जो किचन में काम करती हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या है, कोई हल है? उसके लिए एक तो यही कि हम लोग जो है वेज़लीन या पेट्रोलियम जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो भी वेज़लीन अगर आपने इस्तेमाल करनी है, स्पेशली जो लेडीज़ की स्किन है, उस पर आप दिन को उसको इस्तेमाल करके मत निकले, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीसी होता है, तो वो बजाय आपकी स्किन को एक साफ लुक देने के, वो चूँकि ग्रीसी होगा तो डस्ट पार्टिकल्स पाकिस्तान में आपको पता है, तो वो आपकी स्किन के ऊपर जाएंगे, वो आपके हो सकता है पोर्स पे जाएं, वो आपकी स्किन को और क्लॉग करें, गंदा करें। तो बेहतर है ऐसी रेमेडीज़ आप रात को अप्लाई करके अपने जो है जो अपनी बॉडी पे या जो भी आपका इफेक्टिव एरिया है उस पर अप्लाई करें। जहाँ तक पाँव का कंसर्न है, पाकिस्तान में मैंने जो ज़्यादा, जिस तरह मेरी क्लाइंट्स भी मेरे पास विजिट कर रही होती हैं, एक तो यहाँ पे पेडिक्योर का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लीज़ आप जो है महीने में एक दफ़ा पेडिक्योर करेंगे, जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट बंदे से जो कि आपके पाँव को अच्छे से साफ करता है, ठीक है, आप या आप किसी सैलून पे जाके आप कर लें, या आप घर में आप कर सकते हैं। जब भी आप शावर लेते हैं तो आपने बहुत पाँव को साफ करने वाले मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स या स्क्रबर्स या पत्थर वगैरह मिलते हैं, आप उससे अपनी एड़ियों को अच्छे से साफ करें। पहली दफ़ा अगर जितनी आपकी डेड स्किन है आप उसको उतारें, उसके बाद उसको अच्छे से वेज़लीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी लोशन है उससे अपने बालों अपने पाँव को इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करें कि आपको फील हो कि आपके पाँव में कुछ लगा हुआ है, उसके ऊपर आप सॉक्स पहन के सो जाएं। तो ये होगा कि 1 वीक जब आप ये रूटीन, हाँ मॉइस्चराइज, तो 1 वीक के अंदर आपकी जो हील है वो रिकवर करना शुरू कर देगी। वंस वो रिकवर हो जाती है तो अपने इस रूटीन को कंटिन्यू रखना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तब अपना इलाज शुरू कर रहे होते हैं जब एक्सट्रीम हालत हो जाती है, जब फट जाती हैं बहुत बुरी एड़ियाँ, उनमें से जी तकलीफ हो रही है, चला नहीं जा रहा, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो आप जैसे अब बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि अब ये मौसम आ चुका है, अब अपनी स्किन का ख्याल रखें। इसके अलावा आई डोंट नो, अगर आप कहें तो एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स रियली वेरी गुड फॉर फेशियल स्किन। टार्ट की एक H2O मॉइस्चराइजिंग क्रीम आई है। मैं कोई कंपनी को प्रमोट नहीं करी, बट आई रियली वांट के, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ जहाँ पे भी मुझे कोई बेस्ट प्रोडक्ट लगता है तो मैं आई रियली वांट कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं किया जाए वो बिल्कुल देखें उसमें। और जब बात स्किन की आती है, मैं हमेशा कहती हूँ जो हम हज़ार की कोई 6-8 सस्ती चीज़ें लेकर हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लेते हैं, इससे बेहतर है आप 3-4 हज़ार की एक क्रीम लें, वो वर्थ इट है। और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी रूटीन आपने हमेशा सेट रखनी है। जब भी आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, बहुत सी मेरे पास क्लाइंट्स आ रही होती हैं और वो बता रही होती हैं हम तो जी रात को मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा कब लगाते हैं? सोने से पहले। भाई एटलीस्ट यू शुड वॉश योर फेस, आपने अपने फेस को वॉश करना है और आपने नीम गर्म पानी से अपने फेस को धोना है। बहुत गर्म पानी से भी नहीं आपने करना कि आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएं, लेकिन बहुत ठंडे पानी से भी नहीं। आप ये कर सकती हैं, आप अपने फेस को अपने अच्छे से वॉश करें, उसके बाद हल्का सा चाहे स्प्रिंकल कर लें अपना वाटर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मिस करते हैं,
आप अक्सर मॉइस्चराइजिंग क्रीम पे भी लिखा होता है कि क्लीन फेस पे आप अपना मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करें। आपने अपने फेस को जब आपने वॉश करना है तो हल्का सा उसके ऊपर पानी रहने देना है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि वो बेसिकली पानी को और जो नमी है उसको लॉक करता है। अगर बिल्कुल स्किन पे, ड्राई स्किन पे आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर कोई फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छे रिजल्ट आपने बड़ा अच्छा ब्यूटी टिप दिया है हमारे नाज़रीन को। तो डॉक्टर साहब आखिर में कोई मैसेज देना चाहें विंटर्स के हवाले से, खास तौर पर क्योंकि स्किन के इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं? जी, वो तो हमने बोल दिया कि जी ठीक है, आप हाइड्रेट कर रहे हो तो सबको पता है कि ये चीज़ करनी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विंटर्स में लोग अक्सर क्योंकि धूप बहुत सेकते हैं, आप देखें ना, हर शख्स चाहता है कि भाई धूप में जाके बैठूं। जी हाँ, धूप को ढूंढते हैं जाके बैठे। याद रखें, धूप वो चीज़ है कि जो जिसमें सन रेज वही आ रही हैं जो गर्मियों में आ रही हैं, सिर्फ आपका एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ है, बाकी वही डैमेजिंग रेज वही चल रही हैं, ए और बी रेज जो आ रही हैं। तो इसे सन ब्लॉक का इस्तेमाल उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह गर्मी के अंदर है, मगर यहाँ पर गर्मी में हम वाटर बेस्ड सन ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर ऑयली बेस्ड सन ब्लॉक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बताना, और SPF 60 इज़ इनफ फॉर दैट। और हर सन ब्लॉक हर 3 से 4 घंटे बाद दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है, उसका इतना टेन्योर होता है। तो इसे सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं सर्दी की धूप नहीं हमें करती, मगर वही डैमेजिंग क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा उसको ले रहे होते हैं, तो उसी वजह से सर्दियों में लोगों के ना रंग भी काले हो जाते हैं। और घर के अंदर भी करना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, धूप में जाना है, बाहर जाना है, आपकी जो ट्यूबलाइट की जो रेज होती हैं वो भी उतनी ही डेंजरस होती हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। चले जी, यकीनन आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातों से हमारे देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, शिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी हमसे बातें शेयर की हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और उसके लिहाज से हमारे जो कपड़े हैं वो भी बदल रहे हैं, तो किस किस्म के कपड़े आपको इस्तेमाल करने हैं और किस किस्म की डिज़ाइन जो है वो मार्केट में इन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सर्दी का मौसम है और साथ ही साथ ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल बात होती है कि भाई कपड़ों का इंतखाब क्या किया जाए, कौन से कपड़े जो हैं ज़रूरी हैं और पहनने चाहिए। तो सर्दी के मौसम में लोग बड़े शौक से कपड़ों को ख़रीदते तो हैं, लेकिन उनके लिए ख़रीदने के साथ साथ उनको मुश्किल पेश आती है कि भाई अब इनके अंदर कौन से डिज़ाइन जो हैं वो इन हैं और किन को पहना जाए। तो आपकी जो तमाम तर मुश्किलात हैं इनको आज हम हल निकालेंगे, और हमारे साथ हमने स्टूडियो में 2 बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट को बुलाया है, डिज़ाइनर्स हैं, और आपको वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये भी, तो आपने बारहा इन्हें अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। सबसे पहले तो हिना सलमान, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया है। और इसके साथ साथ कौसैन बैठे हैं हमारे साथ, ये भी डिज़ाइनर हैं और बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं आप भी माशाल्लाह से, तो बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले तो हिना मैं आपसे ही जाना चाहूँगी, क्योंकि ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं भाई कपड़े, क्योंकि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है और कपड़ों का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर्दियों में वैसे इंतखाब करना मुश्किल होता है या गर्मियों में? आई थिंक सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज सर्दियों का मतलब है वेडिंग, अलार्म आ जाता है कि वेडिंग सीजन और फिर लोगों की आजकल जो स्पेंडिंग है वो फिर अपने कैजुअल से ज़्यादा वेडिंग वेयर पे होती है। और सर्दियों की ख़ास बात, अच्छी बात है ये भी है कि हम जो सर्दियों का स्टफ़ है वो आप कैजुअल भी पहन सकते हो और वेडिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन रैप इट विद अ शॉल, यू कैन हैव एन लिटिल एम्बेलिशमेंट ऑफ द ज्यूल्स। और फैब्रिक क्वालिटी, लाइक जैसे मैं हमेशा वेलवेट में बहुत प्ले ऑन करती हूँ। वेलवेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फैब्रिक, जिसमें हर बंदी की लुक बहुत रॉयल आती है। एग्जैक्टली, चाहे वो लाइक आप एल्डरली लोग पहने, चाहे वो मिडिल एज पहने या यूथ पहने, उसमें ये होती है कि आपकी लुक बहुत रॉयल होती है। आप ज्यूल्स के साथ उसको कैरी कर लो, आप शॉल्स के साथ कैरी कर लो, आपकी लुक बहुत ही टेपर्ड आती है, स्मार्ट लुक आती है और आप अच्छा फिट इन होते हो उसमें। सही, यानी कि वेलवेट जो है वो आप कह रही हैं कि ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है वेलवेट। अच्छा, वैसे मुझे खुद भी वेलवेट अगर देखा जाए ना, अगर हम शादियों में जा रहे हैं तो वेलवेट बड़ा अच्छा लगता है, तो कि वेलवेट के ड्रेसेस पहने जाएं, क्योंकि उनके ऊपर एक तो काम भी आजकल बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और वैसे वेलवेट की जो थोड़ा सा भी काम हो तो वो बहुत हो जाता है, कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको फीलिंग बहुत वार्मथ मिलती है, आपको सर्दी नहीं लगती। जिस तरह होता है ना, अक्सर शादियों में जा रहे हैं हम लोग, वो ठिठुर रहे हैं, लगते हैं ना,
उसमें बिल्कुल। चलिए कौसर आप बताइए कि कॉम्बिनेशन की आपने बात की, तो सर्दियों में कौन से कलर्स जो हैं हमें ज़्यादातर पहनने चाहिए? अच्छा, सर्दियों में वैसे तो वार्म कलर्स, ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये है कि कॉम्बिनेशंस आप पहने। जैसे हम वेलवेट में बात कर रहे थे, अगर आप बॉटल ग्रीन है, डीप पर्पल है, आप उसके साथ एप्पल ग्रीन पहन सकते हैं, आप उसका मैरून पहन सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। इनके वेलवेट के साथ आप जितना ब्राइट कलर आपका हो गया, जितना रिच कलर आप पहन रहे होंगे, उसके साथ कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल टिश्यू फैब्रिक बहुत इन है, चादर बहुत इन है इवेंट्स के लिए। अगर आपका ड्रेस सिंपल है तो आप थोड़ी सी फैंसी शॉल अगर आप ले लें तो इट लुक्स रियली नाइस। सही। हाँ, फिर इकरा इवेंट का ये हो गया कि कॉन्सेप्ट इतना चेंज हो चुका हुआ है कि शादियां दोपहर की हो गई हैं अब। हाँ वैसे ये भी है। एक वो चीज जिस तरह हमारे पुराने जमाने गांव में शादियां दोपहर को दोबारा से वो ट्रेंड, अब वो ट्रेंड अब वो हो गया हुआ है कि वो लोग ना एक वो समझते हैं एक फेस्टिविटी है, उसको सुबह के वक्त सनलाइट के अंदर दे कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड फोटोग्राफी, दे कैन शो। बिल्कुल है ना, मैं यही कहने लगी थी कि फोटोग्राफी के चक्कर में ना लोग कहते हैं नहीं भाई हमने शूट तो डे लाइट में करना है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है कि अगर रात को भी इवेंट है तो डे लाइट में शूट हो रहा है, शूट डे लाइट में। और जो डे लाइट का शूट होता है उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू अगर आप स्टूडियो लाइट्स में आप नाइट में उसमें आपकी ड्रेस इनकॉर्पोरेशन, उसमें आपका स्टाइल, उसमें आपकी एनहांसमेंट, उसमें आपके कलर थीम ऑटोमेटिकली उठ के आते हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड बहुत, और ये मेरे ख्याल से ये ज्यादा ट्रेंड है पंजाब वाली साइड पर। हाँ, पंजाब में, क्योंकि पंजाब में ही सर्दी है। बिल्कुल। दूसरे तो हमारे प्रोविंस में है, उस तरफ है पेशावर, NWFP वगैरह में है। उधर तो कॉन्सेप्ट वैसे ही दोपहर की शादियों का, लेकिन पंजाब में एकदम से वापस आया है ना। वो पहले हो गया था, एक ट्रेंड बन गया था कि भाई रात में और लेट नाइट शादियां चलती थी, लेकिन जबकि पाबंदी लगी उसके बाद फिर दोपहर में होता है, 12 बजे शादी हो रही है तो वो 5-6 बजे खत्म हो रही है, तो मेरे ख्याल से टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है। और फिर वही वाली बात है ना कि वो ब्राइड, विंटर ब्राइड्स और समर ब्राइड्स में कोई फर्क नहीं रहा। हाँ, विंटर ब्राइड्स भी अब वही पहन रही है जो समर ब्राइड्स पहन रही हैं, क्योंकि वो डे में आ गया ना सारा काम, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो है ना, वैसे मैंने अब भी देखा था क्योंकि आप बड़ी मजे की कलेक्शन लेके आई थी, तो वो भी कुछ दिखा दें हमारे देखने वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप लोग में। और आज जो मैंने आपको बताया है, वेलवेट आर वन ऑफ माय फेवरेट फैब्रिक, और ये कलर भी है ना बड़ा जबरदस्त लग रहा है वैसे। आई ऑलवेज यूज, तो यू कैन ये वो चीज़ है, ये आप कैजुअल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आप किसी वेडिंग में भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल। अब ये चीज़ें आप किसी डे फंक्शंस में यूज कर सकते हो। और आपने कलर कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे लिए इसके, है ना, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, और इफ यू वांट टू गो इन अ लाइक शॉल वाला भी आगे, शॉल वाला भी आगे जो मैंने कहा है, बिल्कुल थोड़ा सा लेसेस वगैरह लगी हैं कि इसको आप एक शॉल के साथ भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, वेलवेट विद अ शॉल, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल के साथ। बड़े आइडियाज हम आपको दे रहे हैं, तो आपकी जो शादियां हैं ना वो अच्छे तरीके से आप लोग गुजार सकते हैं। प्योरली टू अ टिपिकल, यू नो, कि बहुत आपने भारी पहनना है, भाई की शादी है तो हमने कोई हैवी सा जोड़ा पहनना, ये तो है। तो उसके बाद यू कैन यूज दिस वेलवेट विद वर्क, और वेलवेट के ऊपर जो छोड़ा भी काम होगा तो वो बहुत उठेगा, ज्यादा काम होगा तो वो बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा उठेगा। बट दीज आर द वार्म कलर्स आई हैव बीन यूजिंग इन विंटर्स, एंड आई थिंक इसमें वार्मथ इफेक्ट के अलावा, यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कट। ओह जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट कट विद डिजिटल प्रिंट। यू कैन जस्ट कैरी, अमेजिंग, यू कैन जस्ट कैरी दिस एंड मूव अराउंड विदाउट एनीथिंग। ये तो बड़ा जबरदस्त, और आइडिया बड़ा मजे का है, वेलवेट के साथ ही जो अपने डिजिटल प्रिंटिंग कर दी है ना, ये बड़ा जबरदस्त हो गया। सही, मेरी कलेक्शन इज मोर इनटू वेलवेट। और अब सर्दियाँ कम टाइम की होगी, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा आती है। वो चले गए जब 6 महीने सर्दी, और 6 महीने जब वो 6 महीने वाला सीजन चला गया। वेदर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गोइंग ऑन, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। तो आई थिंक जो सर्दी आती है तो फिर सर्दी को सर्दी की तरह लें, उसी तरह एंजॉय करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पे होता है कि भाई 2 महीने की तो सर्दी है तो चलो कोई बात नहीं, शिफॉन वगैरह और टी-शर्ट वगैरह इन चीजों में काम चला। बट आई रियली लाइक दिस कट, एंड बिकॉज उसने कोई जैकेट बनाया है। एग्जैक्टली, इट्स जैकेट,
और इसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा जी, ये कोसैन की कलेक्शन है। I was looking at this and I was like कि कोसैन has really made। इसमें ये है कि हम लोगों ने मशीन वर्क के साथ और बड़ा कोटिश जो मैंने पहना वाला एक कोट लुक और टेपर्ड लुक है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी स्टाइलिश और वेरी मिनिमल एम्बेलिशमेंट्स, लेकिन ये है कि यू कैन वेयर इट एट एनी ओकेजन। आप किसी बर्थडे पे या किसी वलीमा पे भी हम अच्छे जो लाइटर मोड पे हम किसी फंक्शन पे चले जाए, सर्दियों में नज़ारा देते हैं, सबने शादियां बर्थडे गेट टुगेदर सर्दियों में ही करना है। लोग वेट कर रहे होते हैं और लोगों को ये भी होता है कि यार सर्दियों में तो मजा भी आएगा, इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्मियों में पसीना और ये वो इन चीजों का होता है ना। लाहौर की गर्मी इज लाइक अब तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त। अच्छा है ना, कुछ और भी मजे की लग रही है मुझे चीजें। अच्छा ये कोसैन की दुल्हन है। जबरदस्त जबरदस्त कोसैन, इनको जरा दिखाइएगा। ब्राइट कलर्स में लेकर आया जरा ये कैमरा में दिखाएं, हमारे देखने वाले देख रहे हैं कि भाई बड़ी जबरदस्त कलेक्शंस रखी हैं आपने। जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा प्यारा है। एम्बेलिशमेंट्स मेहंदी पे, बारात पे, किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं, इतना हैवी किस्म का ये ड्रेस है, बहुत ही जबरदस्त। Then we have this outfit. I really like this कोसैन, I love the colors। इससे कलर्स कॉम्बिनेशन देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बड़े ब्राइट है, जिस तरह के कोसैन ने पहले नहीं वैसे एलिफेंट्स वाकई में एलिगेंट लग रहे हैं एलिफेंट्स। लुकिंग वेरी रॉयल, बहुत रॉयल टच दे रहे हैं तुम्हारे एलिफेंट्स। जबरदस्त। तो कोसैन जैसे बात कर ही रहे थे कि भाई ब्राइट कलर्स होने चाहिए, तो इसमें सारे ब्राइट कलर्स मेहंदी थीम्ड आउटफिट्स, क्योंकि मोस्टली हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं अपने विंटर इवेंट से, समथिंग ब्राइट और विद नाइस कॉम्बिनेशंस। शैंडीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो दीज ड्रेसेस आर वेरी अप्रोप्रिएट। हाँ, वही वाली बात होगी जब दो इवेंट्स को एक में मर्ज करते हैं, तो कलर्स भी हम उसी हिसाब से रखते हैं कि दो इवेंट्स हैं एंड हाउ वी हैव टू मर्ज, तो वो लोगों को नहीं बता सकते ना, तो वो भी आपके ड्रेसेस से होता है। इफ यू हैव 2 इवेंट्स इन अ डे, तो फिर मोस्टली उस दिन जो है लोग मेहंदी थीम को मोस्टली फॉलो करते हैं, और फिर द नेक्स्ट डे दे वेयर पेस्टल्स, क्योंकि पेस्टल्स जो है उसमें ग्रेस तो है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा तंग करती है वो ये है कि वॉश्ड आउट लुक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेस्टल्स पहनना चाहते हैं, गो फॉर कॉम्बिनेशंस। अगर आपने टीपिंग पहना है, सो सिट डाउन एंड जस्ट थिंक अबाउट कॉम्बिनेशंस। इतने खूबसूरत रंग हैं, मिंट ग्रीन है, खूबसूरत रंगों से खेलना। बात ये है, वो वी वर डिस्कसिंग, it's a package. You have to see your combination, color combination, skin tone. You have to see the way you are, your personality करना भी आना चाहिए। personality क्या है, आपका फिजिक क्या है, आप लुक कैसी रखती हैं, आप कैरी कैसी करती हैं। Colors play a very important role. Very important role. Very important role. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है शाहीन मुकद्दस। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस शाहीन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकद्दस शाहीन, क्या जानना चाहती हैं? क्या आपकी भी कोई मुश्किल आ रही है? आपको कोई वेडिंग सीजन आ रहा है, उसमें कुछ कपड़ों का इंतखाब करना मुश्किल हो रहा है? मेरे भाई की शादी है, बहुत मुश्किल हो रही थी और आपने बहुत अच्छा आइडिया पेश किया है हमारे सामने। सही, तो आप क्या जानना चाहेंगे? हमारे डिजाइनर्स भी बैठे हैं हमारे साथ ही। बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरा तो दिल कर रहा है अभी खरीद लूं उनको। स्टूडियो में आ जाएं जल्दी से। स्टूडियो में आ जाएं जल्दी से, फिर यहीं से शॉपिंग करके चले करती हैं और कैसे सिलेक्शन करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा आइडिया पेश किया है। चले जी, आइडियाज़ हमारी तरफ से जो है ना मिल गया। बहुत शुक्रिया मुकद्दस, आपने हमें जो है ना उनको, चलो उनकी मुश्किल हल हो गई। उनके भाई की शादी थी और उनको आइडिया मिल गया कि भाई मैंने कौन से कलर्स की जो है ना वो कपड़े पहनने हैं और कौन सी स्कीम्स जो है वो उनको चाहिए। तो है ना, वैसे एक और यहाँ पे ये बात है कि कुछ लोगों को, कोसैन आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको इंतखाब करने में बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि विंटर्स, अगर आप कह ली कि विंटर्स में कोई शादी आ गई है और इवेंट है, तो उनको ये नहीं पता कि उन्होंने वेलवेट पहनना है या कोई और टिश्यू वगैरह। तो इसके अलावा मतलब कि वो कैरी भी आसानी से कर लें, क्योंकि हर कोई वेलवेट कैरी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ हेवियर साइड। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्टली लोग वेलवेट को इसलिए अवॉइड करते हैं हैवी फॉर्मल्स में, क्योंकि वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 2 महीनों के लिए। बिल्कुल ऐसे। हम लोगों के यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो शर्ट्स हैं, अब बहुत से ऑर्गेन्जा है, टिशू है,
मिक्स एंड मैच करवाते हैं। अगर वेलवेट इन्होंने इनकॉर्पोरेट करनी होती है मोस्टली, कभी स्लीव्स में थोड़ा सा टच दे दिया, पैंट्स बना ली, पैंट्स का भी ये है कि कुछ लोगों को ट्रबल होती है वेलवेट में, पैंट्स में, तो ये कि कैजुअली तो आप पहन सकते हैं, लेकिन फॉर्मली लोग इजार वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन फिटेड टैपर्ड पैंट्स नहीं, और इजार हर किसी को सूट नहीं करता। तो अब वेलवेट की शॉल्स वगैरह लोग पहन लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लोग दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद डिफरेंट फैब्रिक्स। टिशू आप ले लें, ऑर्गेन्जा ले लें, और उस पर लाइट सी एम्बेलिशमेंट्स हो, लेकिन वेलवेट पे मैं भी पर्सनली तौर पे कभी हैवी फॉर्मल सजेस्ट इसलिए नहीं करता कि फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और हम लोगों के यहाँ बाइंग पावर जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, सो बीइंग रियलिस्टिक, अगर आपने वही ड्रेस जो है उसको आपने रिसाइकल करना है, आपने उसको बाद में ही पहनना है, सो गो विद अ लाइटर फैब्रिक, टिश्यू आप फैब्रिक यूज कर लें, इट लुक्स वेरी रिच, और आप थोड़ा सा उसमें वेलवेट इनकॉर्पोरेट करवा लें, नेक लाइन में, नीचे हेम लाइन में, यू नो देयर आर सो मेनी वेज। डिजाइनर के पास आने का यही तो फायदा होता है। बिल्कुल, कि वो हमारे बिल्कुल इतने सजेशंस हम लोगों को मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि वाकई में जैसे कौसैन ने भी कहा है ना कि जो कुछ औरतें होती हैं, जैसे उनके कोई शादियों के कपड़े पड़े हैं, कुछ उनको वो रिसाइकिल करती हैं, लाइक, और इसकी काफ़ी चीज़ें बना सकती हैं, तो उस किस्म की भी कोई आप बनाती है चीज़ें? बिल्कुल बनाते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं अपनी शादी के वही आउटफिट जो हमने बनाए होते हैं वो भी अक्सर ले आते हैं कि वो दे हैव गेन द वेट बैक, दे हैव इन द मैटरनिटी लीव और व्हाटएवर, सो वी हैव टू डू दैट। अदरवाइज हम लोग कहते हैं भाई 3-3 इंच का मार्जिन रखा है, इससे ज्यादा ना मोटे होना, चेंज बहुत है, लेकिन अगेन इट्स ह्यूमन, यू नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, वो तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही है। नॉर्मली शादियों पे ये होता है कि जिस तरह भाइयों की शादियां हैं जो इन्होंने कहा है, या देवर की शादियां हैं, तो अपने अपने ब्राइडल्स लड़कियां उठा लाती हैं, हमें पैच कर दो, हमें रिसाइकिल कर दो, इसको रिक्रिएट कर दो, नई लोग दे दो, ये तो होता है। तो हर It requires a lot of efforts actually. It's not an easy task. हाँ, easy task लोग करना चाहते हैं। हाँ, they always try to experiment. वो experiments करना चाहते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ राबिया, आप कैसी हैं और क्या सवाल है, क्या परेशानी है आपकी? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। परेशानी तो है, मेरा अपना ब्राइडल ड्रेस है जो जिसकी शर्ट लॉन्ग है, मैं अपने भाई की शादी में वो यूज़ करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये कि उसकी जो उस टाइम पे जिस डिज़ाइनर से हमने बनवाया था, उसने जो उसका बैक गला है वो बहुत डीप कर दिया था। उस वक्त तो वो दुपट्टा वगैरह करके कवर हो गया था, लेकिन मुझे परमिशन नहीं है कि मैं इतना डीप गला पहनूं बैक से, और उसके नीचे काम भी हुआ हुआ है, गला डीप है, उसके नीचे फिर काम है, उसका मैं क्या करूँ कि वो छुप जाए। मतलब मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, लेकिन वो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस गले ठीक है राबिया, परेशान ना हो, अभी बता देते हैं आपको। तो इसका हल बताएं। आप जो है एक नेकलाइन आप बनवाइए और आप उसको कवर कर दें, जो नेकलाइन है उसके बीच में एम्बेड कर दें। आई थिंक आप उसको वो अगर नहीं भी बनवाना चाहते तो यू कैन जस्ट पुट अ फैब्रिक नीचे, कोई भी फैब्रिक लेके उसकी बैक पे करके उसके ऊपर हल्के हल्के बेशक घर से स्टोन्स ला के ग्लू से लगा लो, ताकि वो लगेगा। इतना सिंपल आइडिया राबिया आपको दे दिया है ना हुसैन ने, तो इसको जरूर करें और अपनी मुश्किल जो है ना इससे बाहर निकल आए। वैसे है ना आजकल कौन से ट्रेंड्स हैं जो इन हैं और कौन से आउट हो चुके हैं? अब तो भाई लॉन्ग ड्रेसेस आर इन, बेबी डॉल ड्रेसेस आर इन, लॉन्ग विद कैन विद बेबी डॉल, जो गाउन्स बॉल गाउन्स कहते हैं, प्रॉम ड्रेसेस जिसको कहते हैं, वो इन हो चुके हैं। और मेहंदी पे हम लोग उसको पेशवास का स्टाइल दे देते हैं, बारात पे हम लोग मैक्सी का स्टाइल दे देते हैं, और वलीमे पे हम बॉल गाउन का स्टाइल। जबरदस्त, उन्हीं तीनों चीजों को आप ना मतलब वो है, लेकिन लॉन्ग जो फैशन है वो है। शॉर्ट, इफ समवन वांट्स टू वेयर शॉर्ट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, दे कैन वेयर with जैसे गरारा है उसके गरारा के साथ तो शॉर्ट ही पहनेंगे ना आप, नी लेंथ से ऊपर ही पहनेंगे। अब फ्लेयर और गरारा भी आजकल वो वाले वो चल जो पुराने जमाने के गरारा है, हमारी अम्मियाँ दादियाँ दादियाँ यूज टू वेयर वो जो फ्लेयर्स वाले होते थे, फर्शी गरारा बहुत इन हुआ है। सही, दोबारा से वही पुरानी जो चीजें थी ना, पुराने दादा वगैरह की दादी वगैरह के जमाने की, वो नानियों दादियों के जमाने की के बाद ट्रेंड वही आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो हुसैन, आपके पास कोई ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि वो कहें कि भाई हमारे वो इस तरह से वो भी पुराने कपड़े ले आए, वही नानियों दादियों के ज़माने के लिए, कि भाई इसको कोई ट्रेंडी लुक दे दो हमें? अच्छा, हम लोगों का ये है कि इट्स अ प्योर कुट्योर हाउस, मेरा जो है जिस तरह हम लोग डील करते हैं, और हमारा अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर स्टाइल है। कुछ लोग इस चीज़ को शायद ना पसंद करें, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल जो आउटफिट होता है ब्राइडल, उसका 5 गज का दुपट्टा होता है।
अच्छा, जबरदस्त। फर्शी गरारा हम लोगों का ट्रेडिशनल अपना हम लोगों का कट है। That's what I have been doing for past 10 years now. और अगर आप शर्ट है, we normally use French net और उसमें हम लोगों के काम में कामदानी बहुत इन्वॉल्व है और द थिनेस्ट दबका। तो अगर तो आपको सिग्नेचर स्टाइल अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सही। अगर आप हटके अगर अपना कोई ड्रेस अगर आप बनवाना चाह रहे हैं अदर देन माय सिग्नेचर स्टाइल, तो फिर वी कैन डू एनीथिंग। अच्छा, नहीं कि अब मतलब अब सारे हल मौजूद हैं, सब हल है। हाँ, आइए और डिस्कस कीजिए। मैजिकल है आप तो फिर। हाँ, बाकी में डिजाइनर्स मतलब कहते हैं कि ये भी मैजिकल होते हैं, कि इनके पास कुछ ले जाओ कोई परेशानी नहीं, आइडियाज बेतहाशा होते हैं। तो है ना, आप वैसे आपका अपना जो अपना पर्सनल आपका क्या सिग्नेचर साइन है कि आप किस तरह से अभी आपने वेलवेट लेके आए? फ्लावर्स, यू कैन सी आई यूज अ लॉट ऑफ फ्लोरल्स, आई यूज हैंड पेंट अ लॉट। मेरे दुपट्टों में अक्सर हैंड पेंट है, मेरे बॉल गाउन्स के अंदर आई डू हैंड पेंट अ लॉट, और हैंड पेंट का भी कॉन्सेप्ट वापस आ गया है। इसके अलावा प्रिंट्स में मैं हैंड पेंट करती हूँ, ब्लॉक प्रिंट कम यूज़ कर रही हूँ लेकिन हैंड पेंट बहुत यूज़ कर रही हूँ। और पैच वर्क, डिजिटल्स, फ्लोरल्स, दिस इज़ लाइक माई सिग्नेचर्स। और ट्रेडिशनल में अगर चले जाओ तो आई मेक अ लॉट ऑफ पिशवास। अच्छा जी, ट्रेडिशनल पिशवास जो ट्रेडिशनल है, इट लुक्स सो गुड, इट्स टाइमलेस, विद बॉडी। वो पैसे जाया नहीं है, वो पैसे वसूल हैं। अच्छा, और वैसे वो लॉन्ग टाइम तक चलती भी है चीजें करीबन। बिल्कुल। विश्वास ऐसा है ना कि आप विश्वास के नीचे लहंगा पहन लो, विश्वास को कुछ भी पहन लो, चूड़ीदार पहन लो, और बड़ा एक बड़ी प्यारी लुक आती है उसके बाद ना। आप शादी में जाते हैं तो हम लोग की बॉडी फिगर्स ऐसी हैं, ग्रैंड लुक आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है कि हम लोग की फिगर्स ऐसी हैं फीमेल्स की, वी डोंट हैव अ जिम कल्चर, तो उसमें ये है, हाँ सॉरी टू से, इट्स रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिम कल्चर कवर्स योर बॉडी, इट रियली कवर्स योर बॉडी एंड इट लुक्स रीगल। अगर आप ज्यादा एम्बेलिश्ड काम आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सो जस्ट वेयर समथिंग फ्लोई और ब्राइट कलर्स पहने, सिंपल जोड़ा भी होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। लेकिन महंगाई क्योंकि हो गई है, exactly. तो बड़ी लोगों को परेशानी, तो महंगाई के दौर में भी इस किस्म के स्टाइल तो हर कोई कैरी करना चाहता है, हर खवातीन चाहती हैं कि भाई हम खूबसूरत लगे, एलिगेंट लगे। तो महंगाई के दौर में इसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अगर कोई कस्टमर्स ऐसे हैं कि भाई हमें तो इतनी रेंज है, बजट पे तो चलना पड़ता है। हम तो पूछते हैं कि व्हाट इज योर बजट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बजट। जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा वैसे आपको क्वेश्चन होता है फर्स्ट कस्टमर से कि भाई आपका बजट, क्योंकि बजट की बात है कि उनके बजट के मुताबिक आई कैन शो देम सैंपल्स, आई कैन टेक देयर ऑर्डर्स, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनका माइंड रीड कर सकती हूँ कि वो किस में रह के क्या बनवाना चाह रहे हैं। क्योंकि हिना फिर वही बात आती है कि हम लोग कस्टमर को कंफ्यूज नहीं कर सकते ना। आप उन्हें अपना पूरा कस्टमर हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड। फिर वो कहते हैं हम बड़े वो क्या कंफ्यूज कर देते हैं उन्हें। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर एक दफा बजट पूछ लें तो वी कैन गिव देम सजेशंस, काम की टाइप्स आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक बहुत हैवीली एम्बेलिश्ड और इतना बहुत इंट्रिकेट काम हो और वो कहें कि हमें इसी बजट में यही चाहिए। दोनों पार्टीज दे रियली नीड टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आपको अपने सजेशंस देनी पड़ती हैं, जस्ट नीड टू स्केच आउट। आप उनको अपने सैंपल्स में से छोटी छोटी चीज़ें पिक करके आप उनको समझाएं कि दैट्स व्हाट यू कैन हैव, और मोस्टली लोग जो है वो एग्री कर जाते हैं। अच्छा, एग्री कर भी जाते हैं आपकी बात पर, मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर इन सेफ हैंड्स। हमारे पास अगर डिज़ाइनर के पास कोई आता है तो वैसे ही दे कांट टेक द आउटफिट्स। हमारे पास तो ड्रेसेस तब तक कोई लेके नहीं जा सकता जब तक उसकी फिटिंग कंफर्म ना हो जाए, फिर अप्रूव ना कर दें वो 100%, चाहे 3-4 आपको रिविजन्स करनी पड़े। तो डिज़ाइनर के पास तभी तो लोग ऑर्डर करते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली नो कि इट्स रियली इन द सेफ हैंड्स, दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द मनी। ठीक हो गया जी। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, समन। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समन, क्या जानना चाहती हैं आप? पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, बहुत प्यारी लग रही है आपका ड्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे डिजाइनर से ना ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। अच्छा जी, हुसैन देते हैं हुसैन की बर्थडे, हुसैन देंगे गिफ्ट। अच्छा, बर्थडे है, गिफ्ट मेरी लिबराती और हो चुकी। चले जी, बहुत शुक्रिया समन, आप हमारे साथ मौजूद थी। और जी चलें, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों की, क्योंकि काफ़ी लोगों के वैसे मसाले थे वो, जिससे उन्होंने बताया कि भाई जो बैक है वो काफ़ी डीप है, उसका मसला बताया आपने, उसका हल निकाल दिया। चलें, बहुत शुक्रिया है ना आपका भी और कसन आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम को भी, क्योंकि वक्त खत्म होता जा रहा है, तो इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल दोबारा इसी टाइम पर आपसे मुलाकात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।